जेंसी रिवॉल्यूशन ने नेपाल के साथ साथ पूरे वर्ल्ड को हिला दिया है। ये एक नए तरह का रिवॉल्यूशन साबित हुआ जिसने बताया कि देश का यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन जैसे बेसिक प्रॉब्लम से परेशान होकर अगर अपने पे आ जाए तो क्या कुछ नहीं कर सकता। नेपाल का यूथ एक मिसाल बन गया है पूरी दुनिया के लिए और उसने ये याद दिलाया है कि कैसे सरकार अपना काम नहीं करती तो देश का नागरिक सरकार को हिलाने का दम भी रखते हैं। इस वीडियो में हम इस रिवॉल्यूशन के ऊपर बात नहीं करेंगे, बल्कि हम ये देखेंगे कि इस रिवॉल्यूशन से भारत पे क्या असर होगा और कैसे इस रिवॉल्यूशन के चलते दूसरे देश भारत को दबाने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहला इम्पैक्ट जो होगा वो रिफ्यूजी का होगा। 1971 बांग्लादेश वॉर के टाइम हमने देखा था कि कैसे वहां से करीब 10 मिलियन लोग आके भारत में रहने लगे। ये सिलसिला आज भी नहीं रुका है। जब हमारे पड़ोसी मुल्कों में ऐसी कोई सिचुएशन आती है, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो या म्यांमार हो, वहाँ के लोग यहाँ शेल्टर लेने आते हैं और ह्यूमैनिटी के चलते भारत भी उनकी मदद करता है। मगर इसका असर भारत पे बहुत होता है। राशन, रहने की जगह, कपड़े, ये सब तो दिए ही जाते हैं, मगर इन सब का असर इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, सैनिटेशन पे भी होता है और न जाने कितने ही लोग यहाँ परमानेंटली भी बस जाते हैं। इन सब के चलते आए दिन हमारे देश में एनआरसी, सीएए जैसे कानूनों पे मतभेद भी होते हैं। ऐसे में इलीगल माइग्रेंट्स की संख्या भी बढ़ती है और साथ ही बढ़ती है चोरी, डकैती, लूटमारी जैसे इंस्टेंसेस, क्योंकि इन सब के आड़ में कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स को इन सब का फायदा उठाने का मौका मिल जाता है। और अगर हम नेपाल का केस देखें तो इंडिया नेपाल के साथ ओपन बॉर्डर शेयर करता है, यानी कि दोनों देशों के सिटीजन आराम से बॉर्डर क्रॉस करके आना जाना कर सकते हैं। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल नेपाल के बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं और इन बॉर्डर्स का प्रोटेक्शन सशस्त्र सीमा बल करता है। और इन दिनों उन्होंने करीब 60 नेपाल के जेलों से भागे कैदियों को भी पकड़ा है। ऐसा एस्टिमेशन है कि करीब 15,000 प्रिजनर्स जेल से भाग चुके हैं और भारत उनके छिपने का ठिकाना बन सकता है। ऐसे सिचुएशन से लड़ने के लिए बॉर्डर एरियाज पे हाई अलर्ट जारी भी कर दिया गया है। ये खतरा और भी तब बढ़ जाता है जब इसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स शामिल हो जाता है। इस सिचुएशन में पाकिस्तान इन पोरस बॉर्डर से आईएसआई, जो कि पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी है, इनका यूज करके टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करेगा। वहीं ड्रग्स, आर्म्स एंड वेपन सप्लाई करके हमारे देश में इंस्टेबिलिटी लाने की भी कोशिश होगी। वहीं दूसरी ओर चाइना, यूएसए जैसे देश भी इस मौके को खाली नहीं जाने देंगे। नेपाल का कमजोर होना यूएसए, चाइना जैसी कंट्रीज के लिए बहुत फायदेमंद है। दोनों ही अब इस कोशिश में लगेंगे कि अब जो भी लीडर बन के आए वो उनका आदमी हो। इससे साउथ ईस्ट एशिया में उनकी पकड़ मजबूत होगी। इसका एग्जाम्पल हमने केपी ओली के टाइम ही देख लिया था, जब वो पूरी तरीके से चाइना इन्फ्लुएंस डिसीजन ले रहे थे, जिससे भारत नेपाल के रिलेशन में बहुत असर हुआ था। और कमाल की बात तो ये है कि कैसे भारत को चारों ओर से घेरा जा रहा है। पहले 2020 में अफगानिस्तान में तालिबान का सरकार का आना, 21 में म्यांमार मिलिट्री कू होना, 22 में श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस, 24 में बांग्लादेश अनरेस्ट। एज अ रिजल्ट शेख हसीना भारत आ जाती हैं और अब नेपाल में जेंजी रिवॉल्यूशन। और एक हमारा नेबर पाकिस्तान, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम। इन सभी देशों में अनरेस्ट की वजह या तो यूएसए है या चाइना है या दोनों के ही सेल्फिश रीजंस है। और कहीं ना कहीं ये सब एक सोची समझी प्लानिंग भी लग रही है ताकि इंडिया को चारों ओर से कमजोर किया जा सके, क्योंकि रीजंस भले ही अलग हों मगर तरीका कहीं ना कहीं सेम ही है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम जेन्युइन नहीं है या यूथ वाकई परेशान नहीं है। उनकी वजह बिल्कुल सही है, उनका गुस्सा भी सही है और ये प्रोटेस्ट भी सही है, मगर इन सब का फायदा बाकी कंट्रीज भारत को दबाने के लिए जरूर उठाएंगी। इस वक्त इन सब क्राइसिस के बीच खड़ा भारत एक पावरफुल देश होता जा रहा है और ऐसे आसपास के सिचुएशन में भारत को अपने रिसोर्सेज, अपने बॉर्डर एरियाज को प्रोटेक्ट करने, डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने और सिक्योरिटी बढ़ाने में लगाना पड़ता है।
इंडिया की ग्रोथ डेवलपमेंट में इससे बहुत असर होता है। ऐसे ही हम सब जानते हैं कि इंडिया को कितने ही रिसोर्सेस और बजट का बहुत ही बड़ा अमाउंट डिफेंस और सिक्योरिटी पे खर्च करना पड़ता है। वहीं अगर हमारे आसपास स्टेबिलिटी और अच्छे रिलेशन होते तो हम यही अमाउंट बाकी सेक्टर्स के डेवलपमेंट जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर पे भी लगा पाते। मगर इन इंस्टेबिलिटीज की वजह से अपने बॉर्डर्स में ही भारत उलझ कर रह जाता है और इसका फायदा चाइना जैसे देशों को होता है। इसके अलावा इंडिया नेपाल का लार्जेस्ट डेवलपमेंट एंड ट्रेड पार्टनर भी है। अभी रिसेंटली जुलाई 2024 में IREDA ने ₹290 करोड़ का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी अप्रूव किया है। वहीं जनवरी 2025 में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 5 ट्रांसमिशन लाइंस की भी बात की गई और जुलाई 2025 में भारत ने 5 हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स का एक एग्रीमेंट भी साइन किया है, जिसका फोकस स्कूल्स एंड हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन होगा। ऐसे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पे इन सब क्राइसिस का और आने वाली सरकार की सोच का बहुत असर पड़ता है। वहीं अगर ट्रेड की बात की जाए तो इंडिया नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है। 60% ट्रेडिंग नेपाल इंडिया के साथ ही करता है। अगर करंट सिनेरियो को देखा जाए तो इस वक्त सिर्फ ज़रूरत का सामान ही भेजा जा सकता है, मगर अगर कंडीशन और बिगड़ गए तो रिश्ते तो खराब होंगे ही, इसके साथ साथ हमारा एक मेजर ट्रेडिंग पार्टनर भी खोने का डर है। और साथ ही अगर कोई पपेट गवर्नमेंट आ जाती है जो कि USA या चाइना के इशारों पे चले तो हमारा एक बहुत ही अच्छा नेबर भी खोने का खतरा है। ऐसे में भारत क्या कर सकता है? सबसे पहले तो बॉर्डर एरियाज को भारत को मैनेज करने की जरूरत है और एक सिस्टमैटिक तरीके से काम करना होगा। ऐसे घुसपैठ को रोकने के लिए चेक पोस्ट, कस्टम्स को स्ट्रेंथन करना होगा, जिस पे भारत काम कर भी रहा है। इसके अलावा इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के तहत लोन, इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करने होंगे, जिससे चाइना के डेब्ट ट्रैप में ना फंसा जा सके। सॉफ्ट डिप्लोमेसी भी एक ऐसा फैक्टर होता है जिससे दो देशों के टाइज को और भी मजबूत किया जा सकता है। हालांकि नेपाल के साथ इंडिया का बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग रहा है। कुरखा रेजिमेंट इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। वहीं स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, जॉब्स में भी हमारे कई पहचान के लोग नेपाली होते हैं। इंडिया नेपाल के बीच में शादी का भी चलन है, जिससे फैमिली टाइज भी स्ट्रेंथन होती हैं। मगर इन्हीं रिश्तों को और मजबूत करने की ज़रूरत है ताकि रीजन में स्टेबिलिटी बनी रहे और इंडिया नेपाल रिलेशन में किसी बाहरी ताकत का कोई भी इन्फ्लुएंस ना आ सके। ये रिवॉल्यूशन पूरी दुनिया के लिए एक सीख की तरह भी है कि अगर देश के बेसिक प्रॉब्लम्स पे ध्यान ना दिया जाए तो क्या हो सकता है और कैसे डेमोक्रेसी के इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स जैसे कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी ना मेंटेन की जाए तो कुछ ही दिन में देश कहां से कहां पहुंच सकता है।